जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जाने कैसे भारतीय प्रधानमंत्री के सुपरविजन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएस अजीत डोभाल ने नेवी वेटरन्स की घर वापसी को किया सुनिश्चित। क्वाड कंट्रीज अपने बीच रियल टाइम बेसिस पर डेटा शेयरिंग के लिए मैकेनिज्म को करेगी स्थापित। डीएसी की मीटिंग में डिस्कस होंगे आर्मी के लिए एडवांस रडार्स, 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले निर्भय मिसाइल और एंटी टैंक माइंस वाले प्रस्ताव। इंडियन आर्मी अपनी कुछ जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटसोर्स करने की बना रही है योजना। और रशिया अपने Su-75 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में वेस्टर्न ओरिजिन के हथियारों को भी इक्विप करने के लिए तैयार। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, और वो अच्छी खबर यह है कि कतर में जो जासूसी के आरोप में हमारे 8 नेवी वेटरन्स को डिटेन किया गया था, तो कतर हमारे 8 नेवी वेटरन्स को रिलीज करने के लिए सहमत हो गया है। और 8 में से 7 नेवी वेटरन्स ऑलरेडी कतर से भारत पहुंच चुके हैं। और भारत ने अपने नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के एमिर ऑफ द स्टेट, जो कि कतर के हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं, तो उनकी तरफ से जो ये फैसला लिया गया है उसकी भारत ने सराहना की है। और निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह भी है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए हैं। और इस पूरे मामले को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली सुपरवाइज किया था। और यही वजह है कि जो नेवी वेटरन्स भारत पहुंच चुके हैं, तो भारत पहुंच के मीडिया के साथ इंटरेक्शन में उन सभी ने भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है कि उनके इंटरवेंशन की वजह से ही वे सुरक्षित वापस आ पाए हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमिर ऑफ कतर के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की पर्सनल रिलेशनशिप और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी, तो ये भारत के उन महत्वपूर्ण प्रयासों में आती है जिसने हमारे नेवी वेटरन्स की सुरक्षित रिहाई को सुनिश्चित किया है। और जबकि इस पूरे डिप्लोमेटिक फ्रंट को कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लीड किया था। और फिर कतर का जब ये फैसला सामने आया तो उसके बाद से भारत के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा था। वो ट्वीट उन्होंने 2017 में किया था किसी को रिप्लाई में, और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि अगर भारतीय मंगल ग्रह पर भी फंस जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारी एम्बेसीज आपकी मदद करेगी। यानी कि मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप एक भारतीय हैं तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हों, भारत सरकार आपको वापस लाएगी। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनएस अजीत डोभाल ने हमारे नेवी वेटरन्स की सुरक्षित रिहाई के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के एडवाइस पर कतर की कई सारी ट्रिप्स करी थी, जिसमें उन्होंने कतर की लीडरशिप के साथ इस पूरे मामले को निगोशिएट किया ताकि कतर की जो लीडरशिप है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। और जबकि दुबई में आयोजित COP28 समिट के साइडलाइंस भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कतर के एमिर के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करी थी, और उस मीटिंग में कतर में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी की वेलबींग को भी डिस्कस किया गया था। बाकी ये भी कंफर्म हो चुका है कि भारतीय प्रधानमंत्री 14 फरवरी को कतर की विजिट पर होंगे। बाकी इस पूरे मामले पर एक प्रश्न ये सामने आ रहा है क्योंकि हमारे नेवी वेटरन्स को रिलीज़ करने का जो कतर गवर्नमेंट ने फैसला लिया, तो क्या इस फैसले का कनेक्शन भारत और कतर की हाल ही में साइन की गई LNG वाले डील के साथ है? तो इस पर तो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो गोवा में जो इंडिया एनर्जी वीक हुआ था, तो उसके साइडलाइंस भारत और कतर ने अपने बीच के LNG कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग टर्म बेसिस पर रिन्यू करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कतर एनर्जी से 7.5 मिलियन टन्स पर एनएम के रेट से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG को परचेस करेगा। और इसकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी और तब से लेकर 2048 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और ये भारत और कतर के बीच साइन किया गया कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले से एग्जिस्ट करता है, जो कि जुलाई 1999 में साइन किया गया था, जिसकी वैलिडिटी 2028 तक थी। और फिर इसके बाद 2015 में एक एडिशनल सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें LNG के 1 मिलियन टन्स पर एनएम की एडिशनल सप्लाई शामिल थे। और उसको मिला के टोटल वॉल्यूम हो जाती है 8.5 MTPA यानी कि मिलियन टन्स पर एनएम। और अब इस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ही 20 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि अगर वैलिडिटी 2028 तक थी तो कॉन्ट्रैक्ट अभी से रिन्यू क्यों किया गया, तो ये भी क्लियर कर दें कि जो 1999 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उस समय ये भी तय हुआ था कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि है उसके समाप्त होने से 5 साल पहले ही इसके रिन्यू पर सहमति होनी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो समय सीमा लगभग दिसंबर 2023 की थी। यही वजह है कि 5 साल पहले रिन्यू किया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में भारत ने $6 बिलियन सेव भी किए हैं। और इस एग्रीमेंट का जो रिन्यूअल है वो उस विजन को अचीव करने की तरफ उठाया गया है, जिसके तहत भारत एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनेगा। और 2030 तक भारत के प्राइमरी एनर्जी बास्केट में जो नेचुरल गैस का शेयर है उसे 15% तक बढ़ाया जाएगा। और बता दें कि ये जो गैस कतर से इंपोर्ट होती है उसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में और उसे CNG में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि जो ये प्रश्न चल रहा है कि इस LNG वाले डील के बदले ही कतर ने एक्स नेवी वेटरन्स को रिलीज करने के लिए परमिशन दी है, तो आपके हिसाब से क्या ये तर्क सही है या नहीं, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम तो ये कहना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी देश हो वो सबसे पहले अपना ही इंटरेस्ट देखता है।
और जैसे कि कहावत है कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, ना ही कोई परमानेंट एनिमी है, केवल एक चीज़ परमानेंट है, वो है अपना अपना इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए कतर ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट देखकर ही नेवी वेटरन्स को रिहा किया है तो उसमें भी कुछ गलत है नहीं, और उसके बदले भारत ने भी जो किया होगा तो वो भारत के इंटरेस्ट को देखकर ही किया है। और कोई भी देश अपने और अपने लोगों के इंटरेस्ट में तभी कुछ फैसले ले सकता है जब वो उस पोजीशन पर हो। और बाकी हमारी भारत सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे इन 8 नेवी वेटरन्स की रिलीज़ को उन्होंने सुनिश्चित किया है, तो उसी तरह से हमारे एक और नेवी वेटरन हैं कुलभूषण जाधव जी, जिन्हें पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोपों में 2016 से ही डिटेन करके रखा हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि उनकी भी जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई की जाए। 13 से 16 फरवरी तक इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे यूएसए की ऑफिशियल विजिट पर होंगे, और उनकी जो विजिट है ये भारत और अमेरिका के डिफेंस कॉपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस विजिट के दौरान इंडियन आर्मी चीफ अपने यूएस काउंटर पार्ट के साथ हाई लेवल डिस्कशंस और इंटरेक्शन करेंगे। इस दौरान कई अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन आर्मी, ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन टू आर्मी 2030-40, ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस, फ्यूचर फोर्स डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन और को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो इन सभी क्रूशियल टॉपिक्स पर आइडियाज़ भी एक्सचेंज किए जाएंगे। और इन डिस्कशंस का मुख्य उद्देश्य रहेगा दोनों देशों की आर्मीज़ के बीच इनसाइट्स, आइडियाज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। और अपनी इस विजिट के दौरान इंडियन आर्मी चीफ यूएस की मिलिट्री इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी की 4 फ्रंट की यूनिट्स के साथ भी इंगेज होंगे, जिनमें स्ट्राइकर यूनिट, फर्स्ट मल्टी डोमेन टास्क फोर्स, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और सैन फ्रांसिस्को में डिफेंस इनोवेशन यूनिट शामिल है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ मिस्टर विवेक लाल के हवाले से बताया गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़े हुए कॉमन चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो क्वाड नेशंस हैं, यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो वो अपने बीच एक नए तरह के मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे, और इस मैकेनिज्म के माध्यम से इन चारों कंट्रीज़ के बीच रियल टाइम बेसिस पर डेटा शेयर हो सकेगा। और उन्होंने रीजन में एग्रेशन को काउंटर करने के लिए स्पेस, एयरबॉर्न और सरफेस एसेट्स के माध्यम से इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और वैसा आपको रिमाइंड करा दें कि अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि जो क्वाड ग्रुप है तो उसका रेलिवेंस और बढ़ेगा, और ये एक लार्ज रीजन और रीजन की बियॉन्ड पॉलिटिक्स और पॉलिसी में भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। और खैर बाकी मिस्टर विवेक लाल ने इस बात को भी सजेस्ट किया है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के भारत यूएस के कोलैबोरेशन में स्पेस मिशंस के लिए न्यूक्लियर प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी निकट भविष्य में और भी अधिक एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स को खरीदने पर विचार कर रही है, और ये वाला जो मुद्दा है ये 16 फरवरी को डीएसी की मीटिंग में रखा जाएगा। और इसके अलावा डीएसी की मीटिंग में 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल और स्वदेशी प्रचंड एंटी टैंक माइन, तो इन प्रस्तावों को भी क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एलओसी के पास इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को स्पॉट किया था, फिर जिस पर कुछ शॉट्स फायर भी किए गए। हालांकि वो जो ड्रोन है वो फायरिंग के बाद वापस से पाकिस्तान की तरफ चला गया था, और ड्रोन की जो ये मूवमेंट है ये मेंधार सेक्टर में स्पॉट की गई थी। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की एविएशन कोर से रुद्रा हेलीकॉप्टर्स भी लाइव वेपन फायरिंग में शामिल होंगे। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक डिफेंस कॉट की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें, और ₹1.5 पर डेसीबी कैम की कीमत पर पाएँ 10 से अधिक स्पेशल शोज़, मिलिट्री ऑडियो बुक्स और ई मैगजीन्स। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी के मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन प्लान के हिस्से के तौर पर आर्मी के वर्तमान समय के कुछ ऐसे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आउटसोर्स की जा सकती हैं, जिनमें नॉन सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस की सिक्योरिटी, स्टोर्स और इक्विपमेंट की रिपेयर और रिकवरी, आर्मी की कुछ अदर फैसिलिटीज़ की मैनेजमेंट सर्विसेज, डिफेंस ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स के लिए प्रिपरेशन, तो इस तरह की बाकी की एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आउटसोर्स की जा सकती हैं। और ये कुछ ऐसे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आर्मी की रूटीन फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अलग अलग कमांड के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो आर्मी ने बाकी के अन्य कमांड्स को भी इसी तरह से इन्हें दोहराने के लिए कहा है। और इसी आउटसोर्सिंग वाली योजना के तहत आर्मी कुछ वेटरन्स को भी इंस्ट्रक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले सकती है, जो कि करियर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेटरी कोर्सेज को कंडक्ट करने में मदद कर सकते हैं। और ये सेम प्रैक्टिस आर्मी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सटेंड की जा सकती है। इसके अलावा आर्मी पर्सनल को अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रेन करने के लिए ये जो टास्क है ये लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को आउटसोर्स किया जा सकता है। और जबकि टेरिटोरियल आर्मी तो ऑलरेडी चाइनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को रिक्रूट कर चुकी है।
इसी तरह से जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स के लिए फूड और केटरिंग सर्विसेज या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो इन्हें भी आउटसोर्स करने की योजना है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी नई सर्विसेज के लिए आउटसोर्सिंग का जो डिसीजन होगा तो उस पर इंडियन आर्मी के वाइस चीफ का फर्स्ट अप्रूवल चाहिए होगा। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि इस तरह की योजना के माध्यम से आर्मी अपनी मैन पावर को और भी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करने पर काम कर रही है। इंडियन आर्मी को गन टोइंग व्हीकल्स के साथ 155 mm और 52 कैलिबर वाली टोड गन सिस्टम्स की खरीद के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। यह प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत ही होने वाली है और इसके AON को DAC द्वारा पिछले साल ही क्लियर किया गया था। और आर्मी की योजना है इस तरह की 400 हविट्जर्स को खरीदने की, जो कि इंडियन कंपनी से ही ली जाएंगी। और ये भारत की नई टोड गन सिस्टम्स आर्मी की मौजूदा गन सिस्टम्स की तुलना में वजन में हल्की होंगी और इन्हें ऑपरेट करना और आसान रहेगा और इनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। बाकी इसके अलावा रशिया ने जो भारत के लिए अपने Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन फाइटर के मामले में काफ़ी कमाल के ऑफर्स पेश किए हैं, जिसमें इसकी कीमत को कम करना भी शामिल है। तो आपको बता दें कि इसमें एक नया अपडेट ये सामने आया है कि जो रशिया है वो अपने Su-75 चेकमेट फाइटर के कस्टमर्स के लिए अपने इस फाइटर के लिए फुल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दे रहा है। और रशिया की तरफ से खुली छूट है कि अगर कोई कस्टमर उनके Su-75 फाइटर में कोई वेस्टर्न ओरिजिन के वेपन को भी इंटीग्रेट करना चाहता है तो रशिया को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और रशिया इस फाइटर को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक अफोर्डेबल 5th जनरेशन फाइटर की तरह पिच कर रहा है। हालांकि भारत की दिलचस्पी रशिया के Su-75 चेकमेट फाइटर में है या नहीं, तो भारत की तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है। बाकी अभी जिससे में हमें अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से हमारे उस 8th नेवी वेटरन को लेकर भी अपडेट आ गया है, जो भी कतर में ही हैं और भारत नहीं पहुंचे हैं, जिसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से क्लियर किया गया है कि हमारे उस 8th नेवी वेटरन को भी रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी भारत सरकार कतर गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू काम कर रही है और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जितना जल्दी संभव हो सके तो उतनी जल्दी उन्हें हम भारत वापस ले आएँ। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया और सिपाही रघुवीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन नीलेश सोनी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2019 में देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए हवलदार बलजीत सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्मी को अपने पहले फील्ड मार्शल कौन से वर्ष में मिले थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।